सर आज हेल्थ और लॉ को लेकर के ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इंटरनेशनल, क्या कुछ इसके पीछे मैसेज देने का काम किया गया है स्टूडेंटों को? ये एक पहली कॉन्फ्रेंस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ करी जिसमें फैकल्टी ऑफ लॉ और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने मिल के इसको डिज़ाइन किया। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है लेकिन बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए जो हम मैसेज देना चाह रहे थे अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को और तमाम लोगों को, वो ये कि एक अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए, एक अच्छी मेडिकल केयर के लिए लॉ का होना और लॉ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वहीं जिस तरह से मेडिकल में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, नई नई टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं, उसके लिए लॉ को भी इवॉल्व होना और नए लॉज बनना बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट्स का और डॉक्टर्स का दोनों का इंटरेस्ट सेफ करा जा सके, महफूज रखा जा सके। सर बात की जाए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी साल 2004 से जिस तरीके से शुरुआत की थी छोटे गांवों से लेकर के अब अगर बात की जाए एक बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है, यानी कि बात की जाए 350 बेड है, तो उसको लेकर के अब तक मेडिकल में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? देखिए, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से ग्रोथ करी है वो साफ दर्शाता है कि हमारे टीचर्स और उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनकी मेहनत को, जिसकी वजह से हम बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाए हैं अपने चांसलर और फाउंडर प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर साहब की गाइडेंस में, और बच्चों का भरोसा अभी भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के क्वालिटी एजुकेशन पर है। वहीं बात करिए हमारे मेडिकल कॉलेज की, ये देश के एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस में से आता है जिसमें तकरीबन 900 बेड का हॉस्पिटल है। इस मेडिकल कॉलेज ने जो काम, जो सेवा कोविड के दौरान करी है वो अनपैरेलल्ड है, और जितनी लोगों की जान बचाई है, आई थिंक इसका और कोई दूसरा एग्जाम्पल देखने को मिलना मुश्किल है। मेडिकल से जुड़ी हुई बात की जाए तो लॉ को लेकर के जो चेंजेस हुए हैं, उस लॉ को लेकर के क्या कुछ सजेशन दिए गए हैं, क्या कुछ बातचीत हो पाई है? इस कॉन्फ्रेंस में अभी इनॉग्रल सेशन कंप्लीट हुआ है, जिसके बाद 3 और सेशंस होने हैं जिसमें देश के दूर दराज कोनों से आए हुए प्रोफेसर्स और बच्चे अपने मेडिकल और लॉ के इंटरसेक्शन पे अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इनॉग्रल सेशन में हमारे गेस्ट ने बहुत ही पुरजोर तरीके से ये बात रखी है कि लॉ को और तेज़ी से इवॉल्व होने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और उन सब को एक फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क और कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर मेडिकल केयर चाहिए। वो मेडिकल केयर तभी मिल पाएगी जब उस तरह के लॉज मौजूद हों जो कि गरीब से गरीब और कम से कम नंबर वाले लोगों पर भी मेडिकल केयर पहुंचाने की कोशिश करें। जो पास आउट स्टूडेंट हो रहे हैं उनको लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहिए, क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे? पास आउट स्टूडेंट्स के लिए संदेश यही है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं उससे ये सीखने की कोशिश करें कि क्लासरूम एजुकेशन के अलावा कितनी चीज़ें, कितने एस्पेक्ट्स दुनिया में हैं जिसको ख्याल रखना पड़ता है इससे पहले कि हम असली ज़िंदगी में जाएं, चाहे किसी जॉब में जाएं, किसी प्रैक्टिस में जाएं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। महज अपने आप को बुक्स और क्लासरूम एजुकेशन तक सीमित न रखें, बल्कि जहाँ जिस स्रोत से जो कुछ सीखने को मिल जाए, लीगल एस्पेक्ट से, टेक्निकल एस्पेक्ट से, मेडिकल एस्पेक्ट से, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से, सोशल सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ सीखने को मिल जाए उनको सीखते रहना चाहिए, तभी जाके वो एक कंप्लीट प्रोफेशनल बन पाएंगे अपने आगे की ज़िंदगी में। थैंक यू। बात अगर की जाए, क्योंकि कई बार हॉस्पिटलों में देखा जाता है डॉक्टरों पर केसेस दर्ज होते हैं, लेकिन लॉ की अगर बात की जाए उसकी अवहेलना भी डॉक्टर्स करते रहते हैं, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, मेडिकल नेग्लिजेंस एक ह्यूमन एरर है। मैं नहीं समझता है कोई भी डॉक्टर इंटेंशनली ये करता है। ये एक नेग्लिजेंस है, हो सकता है, लेकिन इसी को रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ बहुत से ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, बहुत से एक्ट लाए गए हैं जो मेडिकल नेग्लिजेंस को कंट्रोल करते हैं। आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर जो कंज्यूमर एक्ट है, कंज्यूमर एक्ट के अंदर जो सर्विसेज हैं, अगर किसी भी सर्विसेज के अंदर डिफिशेंसी होती है तो उस डिफिशेंसी के अगर ख़राब होती है उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं लॉ के ज़रिए। तो मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के आ जाने से फ़ीस हम उस रेशियो में दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जिस रेशियो में हम फीस दे रहे हैं उस रेशियो में हमको सर्विसेज भी मिलनी चाहिए। तो लॉ मेडिकल नेग्लिजेंस को कवर करना। मेडिकल की अगर बात करें, प्राइवेट सेक्टर जब से आए हैं, प्राइवेट सेक्टरों में कई बार देखा गया है कि डॉक्टर अन डिग्री चला रहे हैं, उसके बाद जब वहाँ पे मौतें होती हैं,
तो डॉक्टरों पर एक अलग बात आती है और उनके खिलाफ जो केसेस की बात की है तो केसेस दर्ज होने के बाद एक आरोप भी लगते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, क्रिमिनल लॉ के अंदर जो बात की जाती है, जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर जिसे कहते हैं, अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नॉलेज में आता है। बहुत से केस ऐसे ही हुए हैं कि जो डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं थे और उन्होंने अगर सर्जरी कर दी तो उनका जो वर्क था वो ये माना गया कि ड्यू प्रॉपर केयर के साथ नहीं था, लिहाजा उनको नेग्लिजेंस के लिए जो है लायबल ठहराया गया। आज जिस तरीके से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, तो उसको लेकर के क्या कुछ आपने लोगों से बातचीत की, स्टूडेंट से क्या कुछ संदेश रहा? एक तो सबसे बड़ी बात है कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन का ये विषय है कि इन्होंने दो डिसिप्लिन जो नॉर्मली अलग अलग काम करते हैं, मेडिसिन और लॉ को इकट्ठा लाया है, कन्वर्जेंस की बात की है। और मैं अपना कंट्रीब्यूशन ये मानती हूँ कि मैंने इसमें हाईलाइट किया है कि जो हमारा जेंडर का कॉन्सेप्ट है, हम नॉर्मली लॉ में भी जेंडर न्यूट्रल टर्म्स में बात करते हैं और मेडिसिन में भी करते हैं, पर ह्यूमन बींग्स दोनों लॉ भी और मेडिसिन भी ह्यूमन बींग्स को लागू होता है, मगर ह्यूमन बींग्स तो बहुत तरह के हैं, मेन हैं, विमेन हैं, ट्रांसजेंडर हैं, पर हम नॉर्मली लॉ में मेन को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं और उन्हीं के हिसाब से महिलाओं के लिए भी लॉ बनाते हैं। और जब उनके लिए भी स्पेशल बनाते हैं तो स्टीरियोटिपिकल पेट्रियार्कल नॉर्म्स कहते हैं। तो ये मेरा शायद है, ये कंट्रीब्यूशन है मेरा इस कॉन्फ्रेंस में। मैम, जेंडरों की अगर बात की जाए और उसके साथ अगर मेन की बात की जाए तो इन दोनों में अभी तक क्या कुछ डिफरेंट देखने को मिला है? क्योंकि कई बार शिकायतें आती हैं अबॉर्शन को लेकर के भी महिलाओं से संबंधित, और उसके बाद जो केसेस की बातें आती हैं तो उसके बाद लॉ का एक अहम रोल आ जाता है। तो दोनों को देख करके आपको क्या कुछ डिफरेंट लगा, क्या कुछ बातें? अबॉर्शन का जो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा इसलिए है कि एक लेवल पे ये कहा जाता है कि विमेन का राइट है, राइट तो है ही नहीं हिंदुस्तान में, वो रेगुलेटेड एक्टिविटी है, परमिशन है कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल हों तो विमेन अबॉर्ट कर सकती हैं। तो विमेन का जो अबॉर्शन का परमिशन है वो हमारे सिस्टम में अबॉर्टिंग द फीमेल फीटस में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हमारा को सन प्रेफरेंस है, लड़का होगा तो नाम चलेगा, लड़का होगा तो ये करेगा, लड़का होगा तो बुढ़ापे में देखेगा, हर तरह से हमारे जो पेट्रियार्कल सन प्रेफरेंस है वो बहुत नेगेटिव तरीके से आ रहा है। जो अगर हम नेक्स्ट जनरेशन का चाइल्ड सेक्स रेशो देखते हैं तो अभी तक भी डिक्रीज़ हो रहा है, और एक्चुअली उन स्टेट में ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, रिच लोग हैं। अभी मैंने एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें जो ग्रेजुएट वुमेन हैं वो लैडर में काफ़ी नीचे आती हैं, जहाँ पे सेक्स रेशो कम है। जो इलिटरेट वुमेन है उनमें सेक्स रेशो बेटर है। तो हमारी एजुकेशन कुछ हमें तैयार नहीं कर रही है लड़कियों को एक्सेप्ट करने के लिए। हम सोचते हैं लड़कियां अब वाइस चांसलर बन गई, प्रेसिडेंट बन गई, प्राइम मिनिस्टर बन गई तो उनका ओहदा बदल गया है, पर दिमाग में नहीं बदला है। दिमाग में हम अभी भी लड़के ही चाहते हैं, हम लड़कियां नहीं चाहते हैं। पढ़े लिखे घरों में और भी ज़्यादा है, क्योंकि हमें 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, ये तो हम तो अनपढ़ हो जाएंगे। तो उससे जो ये जो पूरा मिली भगत हो गई है पेरेंट्स की और इस आइडियोलॉजी की और डॉक्टर्स की, उस वजह से जो अनबॉर्न गर्ल्स हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। हम बेटी बचाओ की जो बात कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, पहले तो बचाओगे तो पढ़ाओगे ना। ओके, थैंक यू।